अफ़गानिस्तान की मैसी ख़बरों में पाकिस्तान के सिपह सलार आला कमर जावेद बाजवा का एक ख़ताब जो पिछले हफ्ते हुआ वो उस तरह मैसी ख़बरों की वजह से सामने नहीं आया, उसी में कहीं दब गया। लेकिन वो जो ख़ताब था वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के साथ और उस इलाके की सूरत हाल के साथ जुड़ा हुआ था। आज हम जबकि अबूरी हुकूमत अफ़गानिस्तान में बन चुकी है, अगर पाकिस्तान के सिपह सलार आला जनरल बाजवा की उस तकरीर को देखें तो उसमें उन्होंने कहा कि जिस फ़ौज के साथ कौम खड़ी नहीं होती वो फ़ौज रेत की दीवार की तरह ढह जाती है, और उन्होंने वाज़े इशारा किया अफ़गानिस्तान की तरफ। उनका ये कहना था कि अफ़गानिस्तान की फ़ौज बिल्कुल लड़ने के काबिल न रही जब अवाम उसके साथ खड़ी नहीं थी। ये उन्होंने पाकिस्तान के यौम दिफा पर बातचीत करते हुए एक बड़ा इशारा दिया। क्या कहना चाहते थे? इसके साथ साथ उन्होंने जोड़ा कि जहाँ पर अफ़गानिस्तान में अब आज़ादी हो गई है, यानी अमेरिकन और गैर मुल्की अफवाज के चले जाने के बाद वहाँ पर नए चैलेंजेस का भी सामना है। और उसके साथ साथ उन्होंने इशारा किया कि जो हमारा मशरकी बॉर्डर है यानी भारत के साथ अब कुछ बेहतर हैं हालात, अगरचे उन्होंने कहा हमने बड़े ही बुर्दबारी के साथ जो 5 अगस्त 2019 के भारत के एक्शन थे वो हमने कहते हैं बर्दाश्त कर लिए। कहते हैं हमारी इसको कमज़ोरी ना समझा जाए, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच आज भी सबसे बड़ा मसला कश्मीर है। और उन्होंने मिस्टर गिलानी को जो 92 बरस की ज़िंदगी पाने के बाद गुज़िश्ता दिनों वफ़ात पा गए, उन्होंने उनको भी खराज तहसीन पेश किया। ये हैं वो कड़ियाँ जिनको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे आज के थर्ड ओपिनियन में बैरिस्टर हामिद बशानी साहब के साथ। बैरिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैंने तमहीद बांधी अफ़गानिस्तान से कश्मीर, ये एक जो कड़ियों का सिलसिला है ना ख़त्म होने वाला है, किसी से ढका छुपा नहीं। कमर जावेद बाजवा ने जो बातें की अफ़गानिस्तान से कश्मीर और भारत के साथ तल्लुकात के हवाले से, आप उनको कैसे देखते हैं? ये बड़ा एक दिलचस्प किस्म की जी बातें हैं। एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट उनकी बिल्कुल सही है कि अगर अवाम फ़ौज के साथ नहीं खड़े होते तो फ़ौज गिर जाती है या नहीं चल सकती है, जो भी लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए। एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल यही है दुनिया के किसी मुल्क में कभी भी, चूँकि ज़ाहिर है कि दुनिया का ख्याल ये है कि फ़ौज और अवाम एक ही चीज़ होती है। फ़ौज अवाम से आती है और अवाम जो है वो फ़ौज में होते हैं, तो ये ज़ाहिर है एक ही चीज़ है। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की ना, इस पे ये एक बड़ा एक कॉम्प्लेक्स किस्म का इशू बन के सामने आता है। ये इतना सिंपल नहीं रहता। अगर उन्होंने ये बात की है अफ़गानिस्तान के हवाले से कि अफ़गानिस्तान की जो फ़ौज थी सो कॉल्ड, जो भी अशरफ गनी के दौर में जो मौजूद थी, और उसका इस तरीके से कोलैप्स हो जाना या ना लड़ना या रेत की दीवार की तरह गिर जाना, अगर उनका इशारा इस तरफ था, तो उसमें दो तीन चीज़ें जो हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो इस प्रिंसिपल को फिर सस्टेन नहीं करती बल्कि इस प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ जाती हैं। पहली बात यह है कि अगर अफ़गानिस्तान में हम किसी भी कुव्वत का मुवाजना करें कि अवाम किसके साथ हैं, तो उसमें हम ज़ाहिर तालिबान को एक तरफ रखें, अशरफ गनी की जो हुकूमत थी टॉपल डाउन उसको एक तरफ रखें, तो कोई कौन सा ऐसा क्राइटेरिया जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि अवाम तालिबान के साथ हैं? ज़ाहिर है आप किसी चीज़ को वो करने के लिए एक कंपैरिजन पेश करते हैं ना, तो अगर वो तालिबान के साथ नहीं तो आपने कौन सा ऐसा लिटमस टेस्ट है जिसकी बुनियाद पे ये तय कर लिया कि वो अशरफ गनी के साथ नहीं थे या उस फौज के साथ नहीं थे जिसने जो है वो लड़ने से इनकार कर दिया, या जो ये भी तो अब कहने की बातें हैं कि लड़ने से इनकार कर दिया, अब उसके जो अंदर की कहानी है उसको अगर उस तरीके से देखा जाए तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स थे, ये मैंने बार आज इस पे बात भी की कर चुका हूँ मैं, कि उसमें बहुत डिफरेंट और फैक्टर्स थे जिनकी मौजूदगी में ज़ाहिर है ये लड़ाई बनती नहीं थी, और ये लड़ाई बनी नहीं है जो तालिबान वर्सेस फ़ौज एक लड़ाई बनती थी। और ज़ाहिर है कि उसमें डिसीजन मेकर जो है वो टिपिकली को फ़ौजी नहीं थे,
कि उन्होंने डिसीजन कर लिया कि हम नहीं लड़ते। उसके पीछे जो मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप्स थे, हालात वाक़यात थे, सबसे बड़ी बात यह है कि ख़ुद अमरीकी जो है उनका क्या रोल था, उनकी क्या विल थी और उनकी क्या डायरेक्शन थी कि ये लड़ाई होनी चाहिए या नहीं, दूसरे मुल्कों का क्या था, ये सब मिला जुला के मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। और ये इतना प्लान नहीं है कि अवाम चूँकि उनके साथ नहीं थे इसलिए गिर गए, जिसका दूसरा मतलब ये लिया जाए कि अवाम चूँकि तालिबान के साथ थे, जो कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है बुनियादी तौर पे, चूँकि हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं जिसकी मौजूदगी में हम ये परख सकें कि एक बंदूक बरदार ग्रुप जो है जिसने इलेक्शन लड़ने से भी इनकार कर दिया, कोalition गवर्नमेंट बनाने से भी इनकार कर दिया, या किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जाके तो जो गवर्नमेंट की तश्कील है जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का मुतालबा था उसको भी डिसरिगार्ड कर दिया, तो हम ये फ़र्ज़ कर लें कि उनके साथ अवाम है। तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है। अगर उन्होंने यही बात पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में की, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अब अवाम को डरा कर, धमका कर और खौफजदा करके तो ये कहा जा रहा है कि आपने फ़ौज के साथ खड़ा होना है, वह कॉन्फ्लिक्ट कोई भी हो। अब ये देखें जिस तरह नवाज शरीफ वर्सेस एक इशू चल रहा है या इस तरह के बड़े बड़े इश्यूज हैं, ये मैं समझता हूँ कि फ़ौज के लिए एक चैलेंज है कि वो अवाम को किस तरह अपने साथ रखते हैं। और वो करने के लिए पाकिस्तान में अब ये डिफरेंट किस्म के जो टैक्टिसेस इस्तेमाल कर किए जा रहे हैं, जिसमें मसलन मीडिया पे पाबंदी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को क्रश करना है, अवाम की तहरीकों को दबाना है, इलेक्शन के अंदर मुख्तलिफ टैक्टिसेस इस्तेमाल करके तो पॉपुलर जो मूवमेंट्स या पार्टीज़ हैं उनको पीछे धकेलना है। ये सारे चीज़ें, या कोई जो आउटस्पोकन किस्म का पॉलिटिशियन है उसको दीवार से लगाना है ऐसे टैक्टिसेस इस्तेमाल करके जो जिनका कोई तशरीह नहीं की जा सकती। तो ये सब करके तो लोगों को फ़ौज के साथ खड़ा करना है कि अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो भी रहा है अवाम और फ़ौज के दरमियान तो अवाम फ़ौज के साथ हैं। जैसे मैं आपको इसकी मिसाल मीडिया की देता हूँ कि मीडिया में तो ये कई साल पहले एक बाकायदा एक आप समझ लें कि डायरेक्शन बन गई थी कि आप जो भी लिखें लेकिन आप मिलिटरी और उसके मफादात के ख़िलाफ़ नहीं लिख सकते। ये बात मैं मान सकता हूँ जी, मिलिटरी के ख़िलाफ़ नहीं लिख सकते, हालांकि ये भी कोई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल नहीं है। दुनिया की सारी डेमोक्रेसीज़ में एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरी इंस्टीट्यूशन इज़ ओपन टू क्रिटिसिज्म, जिसमें आप कोई भी ले लें, जो भी जमहूरी मुल्क हैं उसमें। अब अगर कोई ये कहे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अगर आपके पास मिलिटरी के ख़िलाफ़ लिखने के लिए कुछ है और कोई कहे कि आप नहीं लिख सकते, तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। यही बात इंग्लैंड में भी है, न्यूजीलैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में, जो भी सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज़ हैं। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़े फैक्ट के तौर पे तस्लीम कर लिया गया कि आप नहीं लिख सकते। अब ये कंटेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप लिखना क्या चाहते हैं, कि अगर आपके पास मसलन एक किसी मिलिटरी मैन का ऐसा स्कैंडल आपके हाथ आ जाए जिसमें उसने करप्शन की हुई है, कोई बदयांती की हुई है, कोई इस तरह की माल प्रैक्टिसेस जो होती हैं मॉरल या पॉलिटिकल उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी आप नहीं लिख सकते, तो ये फिर बात मिलिटरी की नहीं है, ये उनके मफादात को डिफेंड करने वाली बात है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि ये अवाम को एक मैसेज है कि जी आपने हर हालत में हमारे साथ रहना है, वह हम जो भी करते फिरें। चूँकि अभी रिसेंटली जो बहुत सारी सोशल मीडिया की वजह से आप अगर उसको मॉनिटर करके देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही थी जो इंडिविजुअल थे मिलिटरी के अंदर जो करप्शन में इन्वॉल्व थे, गलत किस्म की हरकत और सकनात में इन्वॉल्व थे, उनके ख़िलाफ़ कहीं कहीं आपको कोई पोस्ट नज़र आती थी जो आनी चाहिए। चूँकि एक आदमी जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है या जो भी है, लेकिन आपको सबूत हाथ लगता है कि उसने कहीं जो है वो $1 करोड़ की रिश्वत ली हुई है, तो वो सबूत समेत अगर प्रेस में नहीं जाता तो फिर ना वो प्रेस एग्जिस्ट कर सकती है, ना वो मुल्क एग्जिस्ट कर सकता है इन द लॉन्ग रन। लेकिन अगर आप उसको सोशल मीडिया पे भी ना आने दें, यानी अभी आप रिसेंटली देख लें कुछ अरसे से इस तरह की पोस्टिंग्स जो हैं वो सोशल मीडिया से भी गायब हो गई, जो मैं समझता हूँ कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बहुत बड़ा हमला है। अभी जो पार्लियामेंट में हुआ आपने देखा, मुश्तरका इजलास है, वहाँ किस तरीके से जो
प्रेस वाले लोग हैं उनको कॉर्नर किया गया, उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया, उनकी गैलरीज को ताला लगाया गया, ये सारी चीज़ें। तो ये अगर आप पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि अवाम जिस फौज के साथ नहीं गिर होते वो गिर जाएगी, तो इसको मैं फिर इस तरह ट्वीट दूसरी तरफ आप घुमा के देखें ना, सिक्के का दूसरा रुख भी, कि ये खुद उनके अपने लिए भी मैसेज है कि अवाम अगर आपके साथ होंगे इग्नोरेंस की बुनियाद पे, जबर की बुनियाद पे, या उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट ही सलब करके ताकि सच्चाई का किसी को पता ही ना चले, तो फिर तो वो ना होने के बराबर ही हुए ना। वो जब कभी भी कोई टेस्टिंग पीरियड आएगा, कोई ट्रायल आएगा, तो उसमें फिर अवाम आपके साथ नहीं होंगे। एक देखना ये है। और दूसरा, अगर आप ये दिल से चाहते हैं कि जिस फौज के साथ अवाम नहीं होते वो नहीं चल सकती, तो फिर तो ये गरेबां में झांकने वाली बात है कि आपके बड़े बड़े जो अवामी लीडर्स हैं, जिनमें नवाज शरीफ सरफहरिस्त है, उनको आप लोगों ने विक्टिमाइज करके दीवार से लगाया हुआ है। तो अवाम को ही दीवार से लगाया हुआ है ना। हु इज़ द लीडर? लीडर तो अवाम होता है, अवाम का ही नुमाइंदा है। और जब उसको सियासत ही करने का हक ना हो, ख्वाह वो कोई भी हो, मैंने एक एग्जांपल दे दी जो है वो नवाज शरीफ साहब की, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी जो रॉन्ग साइड पे खड़ा है उनकी नुक्ता नज़र से, उसमें ख्वाह वो पूरा हर तरीके से कत्ल हो जाए, या पॉलिटिक्स से ही डिसअपीयर हो जाए, या उसके वोट का पूरा जो है वो बाक्स ही खाली हो जाए, ये भी तो चीज़ें सामने हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर ये उनके लिए खुद अपना मैसेज है कि अगर अवाम हमारे साथ नहीं होंगे फ्रीली और वॉलंटरली, तो फिर इसका मतलब है कि वो नहीं हैं। चूंकि अगर हैं तो फिर उनको रजाकाराना तरीके से आपके साथ होना चाहिए। वो रजाकाराना तरीके से तब होंगे जब आप ये ट्रस्ट डेफिसिट है इसको ख़त्म करें, और अवाम की तरह ही आप क्लीन होकर सामने आएँ। आप अपने कारोबार जो हैं वो डिस्क्लोज़ करें, आप अपने इंटरेस्ट डिस्क्लोज़ करें, आपके जो जहाँ जहाँ भी मफादात मुंसलिक हैं, जो अवाम के मफादात के साथ टकराते हैं, उनको डिस्क्लोज़ करें, और उसके बाद सामने आके कहें कि जी हम अवाम के साथ हैं और अवाम हमारे साथ हैं, हमने कुछ नहीं छुपाया हुआ। लेकिन अगर आप एक प्रिविलेज क्लास जो है वो अपनी डेवलप कर लेते हैं, और फिर उसको कानून का, आइन का, ताकत का, फौज का, पुलिस का, पार्लियामेंट का शेल्टर दे देते हैं कि हमने जो कर लिया या कर रहे हैं या करते रहेंगे, इसको ना कोई चैलेंज कर सकता है, ना इसके खिलाफ बोल सकता है, ना इसके खिलाफ कानून साजी हो सकती है। एक आध मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसने बोलने की कोशिश की वो सफाए हस्ती से गायब हो गए। तो इस सूरत में फिर जाहिर है ये एक सीरियस मैसेज है। इसलिए मैंने इसको तीनों नुक्ता नज़र से देखा कि आप इसको अफगानिस्तान पे मुंतकिब करके देखें या पाकिस्तान के दोनों पहलुओं को उलट के देख लें, तो हर दो सूरतों में ये मैसेज खुद उन्हीं के लिए है कि अपने गरेबां में झांको। बचाई साहब, आपने कहा कि उनका मैसेज असल में अपने लिए ही बनता है कि वो ख़ुद अपने गिरबान में झांकें, मगर उन्होंने तो इसमें एक और बात भी शामिल कर दी अपनी तकरीर में कि इस वक्त जो जंग है वो हमारी सरहदों पे इतनी सख्त नहीं है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में हमारे लिए कुछ अमन हो गया, इस तरह की बात उन्होंने की। भारत के साथ हमने कुछ सीज़ फायर टाइप चीज़ कर ली। तो अब वो कहते हैं कि ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, जो कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो पुराने ISPR के सरबराह जनरल आसिफ गफूर होते थे बहुत इस्तेमाल करते, तो उन्होंने इस पर भी बड़ी खुल के बात की। उन्होंने कहा जी कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की सरहदों के ख़िलाफ़ बल्कि उन्होंने कहा नज़रियाती सरहदों के ख़िलाफ़ कोई बात करे। उन्होंने लिखत पे पाबंदी की, इनडायरेक्ट बात की। उन्होंने कहा कि हम किसी किस्म की सोशल मीडिया पे जो हमारे ख़िलाफ़ कैंपेन प्रोपेगेंडा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर उन्होंने इशारा दिया कि लिसानी जो मसाइल हैं, यानी जो एथनिक इशूज़ हैं, उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में कोई डिविसिव पॉलिटिक्स को नहीं चलने देंगे। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान में बलोच भी हैं, सिंधी भी हैं, मुहाजिर भी हैं, पश्तून भी हैं, सभी हैं, और वो ज़्यादा इशारा ऑफ कोर्स बलोच और उससे ज़्यादा आजकल पश्तून कम्युनिटी को देना चाह रहे थे। तो उन्होंने ये बात भी कर दी कि सोशल मीडिया पर भी हम कोई मुख्तलिफ बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप जो बात पीछे खुद ही कह रहे थे वो उसका जवाब तो उन्होंने खुद ही दे दिया था। इस सारी सूरत हाल में ये फिर पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि जनरल बाजवा की तकरीर को दुनिया भी और ख़ुद पाकिस्तान के स्टेक होल्डर भी सीरियस तौर पे देखते हैं, चाहे इमरान खान की तकरीर को देखा जाए या ना देखा जाए। नहीं, 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 नहीं,
देखें जी, इसमें पहली बात तो ये है कि जो बात उन्होंने कही कि प्रोपोगंडा करने की किसी को इजाज़त नहीं होगी, तो इसमें भी हम उनको उन्हीं के साथ हैं कि ठीक है, प्रोपोगंडा करने की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एक जेन्युइन किस्म की जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जेन्युइन किस्म की फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम पे बिलीव करते हैं। बेबुनियाद या गलत प्रोपोगंडा या झूठे इल्ज़ामात को कोई भी सीरियस कोई जर्नलिस्ट है या राइटर है वो खुद ही हमायत नहीं करता। इसमें तो ये बात कहने की है ही नहीं, चले उन्होंने कह दी। लेकिन ये जो बातें हैं कि नज़रियाती सरहदों की हिफाजत का जो सवाल है, इस पे तो एक लॉन्ग स्टैंडिंग किस्म का डिबेट रहा है पाकिस्तान में। नज़रियाती सरहदें होती क्या हैं कि आइडियालॉजिकली पाकिस्तान के अवाम क्या सोचें और क्या ना सोचें, यही बात है। और आइडियालॉजी क्या होती है? आइडियालॉजी जो है एक ख़ास किसी तबके के मफादात का एक्स होता है। मसलन एक मज़दूर तबके की आइडियालॉजी है, एक सरमायादार तबके की आइडियालॉजी है। इस तरह जो पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर जो मुराद याफ्ता तबकात होते हैं, मसलन ये खुद पाकिस्तान मिलिटरी जिसमें एक आती है, इस हिसाब से जैसे आप देखें सारा लिटरेचर जो लिखा गया उनके मफादात के हवाले से आयशा सदीक़ा से लेके, जिसमें ये क्लियर किया गया कि इनके क्या क्या मफादात हैं। तो आइडियालॉजी जो है ये किसी एक चीज़ का नाम नहीं है कि जी आइडियालॉजी ये है तो आइडियालॉजी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकता। आइडियालॉजी हर तबके, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर ग्रुप और हर स्कूल ऑफ थॉट की अपनी होती है। और अगर आप लोगों को ये राइट देने के लिए तैयार नहीं हैं कि हम जो है वो नज़रियाती सरहदों के महफूज हैं, और नज़रियाती सरहदों का महफूज का मतलब ये है कि कोई क्या स्टेटमेंट देगा, कोई क्या तकरीर करेगा, कोई क्या लिखेगा, कोई क्या पढ़ेगा, चूँकि बुक्स भी बैन हो रही हैं, तो इसका मतलब ये हिफाजत हम करेंगे तो इसका मतलब है कि मुल्क में ना पार्लियामेंट की ज़रूरत है, ना जो है वो मीडिया की ज़रूरत है, ना इवन आइन की ज़रूरत है। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये राइट देते हैं पूरी पॉपुलेशन को। आइन क्या है? आइन एक ऐसी दस्तावेज़ है जो पूरे मुल्क में सबको अपना अपना राइट देती है कि ये एथनिक ग्रुप है, ये नेशनलिज्म या कौम परस्ती या अलायदगी की बात करता है तो इसका राइट बनता है, तो तभी वो आइन है। वो अगर जो है वो जानबदार हो जाए कि ये एथनिक ग्रुप है तो इसकी एग्जिस्टेंस का ही राइट नहीं बनता। इसी तरह पार्लियामेंट का काम होता है ये नज़रियाती सरहदों पे बहस करना, कि मसलन अगर कोई बड़ा इशू बन जाता है, राइट उनका भी ये नहीं कि उसको सलब करें, लेकिन उसकी सरहदों का तयन करना, कि मसलन अगर कोई इशू हो जाता है कि क्या चीज़ नज़रियाती तौर पे जो है उसकी इजाज़त दी जा सकती है या नहीं, ये भी पार्लियामेंट का काम है। उसके लिए पाकिस्तान में एक वेल एस्टेब्लिश किस्म का, अगरचे करप्ट ही है लेकिन एक जुडिशल सिस्टम मौजूद है। उसमें एक आदमी के ख़िलाफ़ अगर आपके पास कोई ऐसे प्रूफ हैं कि इसने कोई ऐसी बात की है जो कि आपकी तयशुदा नज़रियाती सरहदों के मुताबिक नहीं है, तो आप उसको कोर्ट में रेफ़र करें, और उसके बाद जो है वो कोर्ट एक ओपन ट्रायल के तहत ये तय करे कि जो उसने बात की है वो करने का उसको कॉन्स्टिट्यूशनली हक है या नहीं है। लेकिन अगर आप बंदूक के ज़ोर पे तय कर लें कि जी ये नज़रियाती सरहदें हैं और हम इनके मुहाफ़िज़ हैं और हम खड़े हैं ये बंदूक लेके, और जिसने बात की हम उसको गायब कर देंगे या उसको उठा देंगे, तो ये गलत है। तो बुनियादी तौर पे ये इस चीज़ पे दूसरा कि जी मुल्क की जो एथनिक ये जो इशारे हैं ये किस चीज़ के, ये एथनिक वथनिक जो है ये इसका कोई मतलब नहीं। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ़ कौमियतों का एक मजमूआ है जो वेल एस्टेब्लिश, वेल डिफाइंड किस्म की कौमियतें हैं, जिसमें बलोच हैं, सिंधी हैं, पश्तून हैं, कश्मीरी हैं, सराइकी हैं, जो भी ग्रुप हैं, और उनके राइट्स जो हैं वो इतने ही बनते हैं जितने पंजाबी के बनते हैं। अब ये तो एक पंजाबी वर्शन हो गया आपका कि नहीं जी किसी और का कोई राइट बनता नहीं, तो हमें राइट की ज़रूरत इसलिए नहीं कि हम ऑलरेडी जो है वो अक्सरियत में हैं और प्रिविलेज्ड हैं और वेल प्लेस्ड हैं, तो हमें तो चूँकि राइट मांगने की ज़रूरत नहीं, इसलिए बाकी जिसने मांगा वो गद्दार है और ये एथनिसिटी है और इसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। ये सारे जो होते हैं जनाब इश्यूज़, ये किसी तरीके से भी किसी सिक्योरिटी इदारे या मिलिटरी मैन या मिलिटरी बास या इन लोगों के दायरा इख्तियार से बाहर हैं। पहली बात यह है कि ये उनकी अमलदारी से भी बाहर हैं और उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और जुरिस्डिक्शन में आते नहीं हैं। ये चीज़ें जो हैं ये सियासतदानों, दानश्वरों
और लिखारियों और इन लोगों के डिबेट्स हैं जो कि एक प्रॉपर फोरम पे होने चाहिए। इसमें एक बंदूक बरदार आदमी नहीं तय कर सकता कि क्या नज़रिया गलत है और क्या सही है। और सवाल ये है कि इसका इख्तियार उनको मिला कहाँ से कि आप नज़रियाती सरहदें तय करें। चलें मुल्की सरहदें एक बाउंड्रीज हैं तो वो वहाँ पे खड़ा होके उन्होंने पहरा देना होता है, लेकिन अगर आप उसको फिर साथ में ये भी कर लें तो इसका मतलब ये है कि मुल्क में मार्शिल्ला है और वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं और अवाम को कोई अख्तियार नहीं। और हमारे सामने दुनिया में 200 के लगभग जो मुल्क हैं उनमें से चलें 110 120 जो सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज हैं, कोई एक मिसाल आप मुझे दे दें जहाँ पे उनकी मसल्ला अफवाज या उनकी पुलिस या उनके जो है वो इंटेलिजेंस इदारे ये तय करें कि अवाम कौन से नज़रियात रख सकते हैं और कौन से नहीं रख सकते। बहुत आपने अहम बात की। इस कॉन्टेक्स्ट में वाकई यही नज़र आता है कि जैसे वहाँ पर सेमी मार्शल लॉ की सूरत हाल है और इंस्ट्रक्शंस चाहे इकनॉमिक की सूरत हाल हो, चाहे सोचने की सूरत हाल हो, जर्नलिज्म की सूरत हाल हो, इंस्ट्रक्शन सिपह सलार से ही बराह रास्त आती हैं। और सिपह सलार ने मज़ीद कहा कि अब सरहदों की उन्हें ज़रा कम टेंशन है क्योंकि अफ़गानिस्तान का जो भी मामला है वो अब उनके ख़िलाफ़ नहीं रहा एटलीस्ट। अब पता नहीं वो आगे जाके क्या सूरत बनती है अफ़गानिस्तान की, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने ख़ास तौर पर भारत के साथ अपने तल्लुकात की बातचीत करते हुए कश्मीर के मसला को फिर उजागर किया। और हम समझ सकते हैं बशानी साहब, ये कश्मीर का जो नैरेटिव है वो पाकिस्तान आर्मी एकदम छोड़ेगी तो नहीं, ज़ुबानी तो कम से कम बात करते ही रहेंगे क्योंकि 70-72 साल इस पर कारोबार किया है, इसी की बुनियाद पर अपनी एग्जिस्टेंस भी शो की है। लेकिन उन्होंने फिर अली गिलानी को भी खराज तहसीन पेश किया। अली गिलानी के मामले में बशानी साहब इस बात पर भी हमारे व्यूज़ को बताइएगा कि अली गिलानी के इंतकाल के बाद तोको की जा रही थी कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर और इवन इधर पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है यहाँ पर भी बहुत कोई होंगे एहतजाज होंगे, उधर जम्मू कश्मीर में इधर पजीराई के जी बहुत ही कोई अजीम लीडर थे। कोई ऐसा मामला वहाँ भी सामने नज़र नहीं आया और फिर सिपह सलार को इस बात का जिक्र करने का क्यों ख्याल आया? इन बातों को आप कैसे देखते हैं? देखें जी, पहली बात यह है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली जो है वो इंडिया के आगे सरेंडर कर दिया था 5 अगस्त 2019 में ऑफिशियली, जब इमरान खान ने बतौर प्राइम मिनिस्टर कैपिटल सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर में जाके ऐलान किया कि जो कुछ इंडिया ने किया है हम इसके खिलाफ यहाँ तकरीर करेंगे, वहाँ करेंगे, खामोशी इख्तियार करेंगे, जो करेंगे, लेकिन अवाम कुछ नहीं कर सकते और अगर किसी ने किया तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। ना सिर्फ खुद सरेंडर किया बल्कि अवाम को सरेंडर करने पर मजबूर किया। और ये काम एक ऐसे वक्त में किया जब आज़ाद कश्मीर के कोने कोने से लोग जो है वो मुनाज़म होके तो सरहदों की तरफ मार्च कर रहे थे, जो कि एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पीसफुल किस्म के प्रोसेस था। उसमें वो कुछ कर सकें या ना कर सकें, लेकिन हर सिचुएशन में अवाम को अपने जज्बात और ख्यालात का इज़हार करने का जो एक नेचुरल एक इनहेरिटेड राइट है वो उसको एक्सरसाइज करने का बहरहाल हक रखते थे, लेकिन उनको उससे रोक दिया गया, जो कि एक हर फ्रंट पे, फौजी फ्रंट से लेके तो पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे सरेंडर था। उसके बाद मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की किसी भी तरह की जो टेक होती है मसला कश्मीर पे उसको सीरियस लिया जा सकता था। लेकिन उन्होंने 1 साल और 6 महीने कम अज़ कम कंसिस्टेंटली यही जो है वो स्टैंड अपनाया, जिसमें आखिरी वक्त में उनका एहतजाज सिर्फ ये रह गया था कि आप कोई 20-15 मिनट की खामोशी इख्तियार करें नमाज जुमा के बाद, जो कि आस्ता आस्ता वो भी डाइल्यूट होकर ख़त्म हो गया। दैट मीन्स कि कोई और वो अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीरें यहाँ उठाएंगे वहाँ उठाएंगे, वो भी सारा एक्सपोज होकर ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का दोबारा राइट बनता था किसी भी तरीके से कि वो इस मसले को उठाए। लेकिन ये जिस तरीके से उठाया गया इस स्पीच में जो बाजवा साहब ने उठाया है, ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि पाकिस्तान ने यू टर्न लिया है मसला कश्मीर पे, और वो यू टर्न लिया है अफ़गानिस्तान की वजह से। क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन एक थ्रेटनिंग किस्म की सिचुएशन ही मैं इसको कहूँगा क्रिएट हुई, उसकी वजह से दुनिया ऑलरेडी थ्रेटन फील कर रही है कि ऐसा ना हो कि ये, यानी जो लोग उनकी सपोर्ट कर रहे हैं
वो भी इसमें थ्रेटन फील कर रहे हैं कि ये हो सकता है कि ये इलाका, ये खिता या ये मुल्क दोबारा एक जो है हब बन जाए टेररिस्टों के लिए, या टेररिस्टों को फैसिलिटेट करने के लिए, या उनके शेल्टर के लिए। यहाँ तक कि जो कुव्वतें उनके लिए चंदे का ऐलान कर रही हैं, डोनेशंस का ऐलान कर रही हैं, वो भी साथ में इस कंसर्न से खाली नहीं है कि यहाँ पे ये ज़मीन, ये लैंड जो है ये टेररिज्म के लिए यूज़ हो सकता है। मैं समझता हूँ कि तालिबान के इस तरह इमर्ज होने के बाद, अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल करने के बाद, और ये ऐलान करने के बाद कि हम कश्मीर में जो तहरीक है उसकी हमायत करेंगे, बाजवा साहब का ये बयान जो है एन उसी वक्त पे इस चीज़ की दलील है कि ये अफ़गानिस्तान को बातौर थ्रेट यूज़ कर रहे हैं कि खिते में हम जो है वो अब इस पोजीशन में आ गए हैं कि अगर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे फैसले नहीं किए जाते तो हमको बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे। इसका सादा ज़ुबान में तो तर्जमा उनकी पार्लियामेंट में हो रहा है कि जी अब इराक़ को आईएसआई से लेसन लेने चाहिए, या अब दुनिया को इमरान खान से ट्यूशन पढ़ना चाहिए कि जिया कैसे जाता है, या डिप्लोमेसी कैसे की जाती है, या फ़लाँ को फ़लाँ का मरीद हो जाना चाहिए। ये कोई ऐसे बयानात नहीं है इतने बड़े संजीदा फोरम्स पे, बल्कि ये बाकायदा की एक फीडिंग है नेशन को और उसके लीडरों को कि जनाब हमने एक बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया है, हमने अफ़गानिस्तान फतह कर लिया है जहाँ पे एक सुपर पावर इन्वॉल्व थी, हमने जो है अपनी खुफिया एजेंसियों के ज़रिए उसको जलील करके बाहर निकाला है, और अगर हम अमरीकियों के साथ ये कर सकते हैं तो इंडिया क्या बेचता है, उसकी क्या हैसियत है। तो इसलिए अगर हम कश्मीर का रुख करेंगे, और वो इसलिए करेंगे कि आप हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारी शराय, तो हम वहाँ भी ये काम जो है वो दोहरा सकते हैं। चूँकि आप मुझे ये बताएं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल हुई थी, इलाकाई कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, उसमें इन्हीं बाजवा साहब का अमन के बारे में क्या वर्शन था कि माजी को दफन करें जी, हम खिते में अमन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और सिर्फ 30 दिन के अंदर अंदर वाहिद जो तब्दीली खिते में आई अफ़गानिस्तान के हवाले से, उसके बाद बाजवा साहब का जो वर्शन है वो बिल्कुल ऑन दी अदर एंड हो गया। तो इसमें मुझ जैसे आदमी को ज़्यादा वजाहत करने की क्या ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि अवाम में इतनी विजडम है कि वो दोनों स्टेटमेंट्स को सामने रख के देखें और खिते के हालात पे नज़र डालें। वहाँ ऑलरेडी जो है फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज़म और मिलिटेंसी की जो ख्वाहिशात हैं और जो मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेट्स हैं वो पहले से ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं। मुशाहिद साहब, आखिर में इस बात की तरफ एनालाइज़ कीजिए कि आपने अभी इशारा दिया कि बाजवा साहब का एक रवैया अफ़गानिस्तान में तब्दीलियों के बाद थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आता है, और पाकिस्तान में भी ये एहसास तक़वियत पकड़ रहा है कि हमने गालबन, वो पाकिस्तान में ऐसा समझा जा रहा है कि हमने गालबन अमेरिका को अफ़गानिस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अमेरिका अपनी जान छुड़ा के वहाँ से गया है, और पाकिस्तान के लिए ऑन द अदर हैंड ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अमेरिका जब तक अफ़गानिस्तान में था तो वहाँ का मैस अमेरिका एब्ज़ॉर्ब कर रहा था। अब वो मैस पाकिस्तान भी आएगा। इसका इशारा बाजवा साहब ने भी अपनी तकरीर में किया। उन्होंने कहा एक तरफ से तो आज़ादी मिली है अफ़गानिस्तान के लोगों को, मगर दूसरी तरफ पेचीदगियाँ भी हैं। इस बात का एहसास भी उन्होंने किया है अपनी तकरीर में। लेकिन इसके साथ साथ उनको ये एक तरह से हौसला होता है कि अब भारत का अफ़गानिस्तान में कोई असर रसूख फॉर द टाइम बीइंग नहीं रहा। ये भी अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि भारत का असर रसूख वहाँ पे किसी और अंदाज में बनता है या नहीं बनता। लेकिन पाकिस्तान को इसका क्या कोई इतना फ़ायदा हो जाएगा, आप समझते हैं, अफ़गानिस्तान में तालिबान के आ जाने से, कि ये इतने मजबूत हो जाएंगे कि ये कश्मीर के इशू को फिर से अपने मुताबिक, अपने जहादी अज़ाइम के मुताबिक उजागर कर सकें, या ये सिर्फ इनके ख्वाब हैं और दर हकीकत ऐसा प्रैक्टिकली होता नज़र नहीं आ सकता? आप कैसे देखते हैं इन सब बातों को? देखें जी, प्रैक्टिकली अगर इसका कोई इनफैक्ट कोई शक्ल बन सकती है तो पाकिस्तान के अंदर बन सकती है, जिसका मुझे खदशा है कि ये जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को जिस तरीके से इस तरह एक हेरोइज़म की शक्ल में बना के पेश किया जा रहा है अफ़गानिस्तान में, और जिस तरह ये अफ़गान तालिबान जो हैं वो हेलीकॉप्टर्स की वो उस पर बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं आप, उनके जो पर हैं,
तो बैठ के जो है वो बातें कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो शो कर रही हैं ना, ये एक मजहबी जुनून, एक मैसेज दिया जा रहा है कि देखें जी, ये एक फटे हुए कपड़ों वाले लोग और बेसहारा और गरीब लोगों ने जो है वो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को शिकस्त दे दी, तो हम जो है भी ऐसा कर सकते हैं। तो इस हवाले से मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटलिज्म जो है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। उसको नाम आप कोई दे लें, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान के अंदर इस तरह की एक बहुत बड़ी माइंड सेट है जो इससे इंस्पायर होता है, इससे सबक सीखता है, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी इंस्पायरेशन इससे ली है। ये पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को दावत दे दी है अपनी सोसाइटी के अंदर, और ये अगर उस तरीके से कंट्रोल ना किया गया तो ये, जब सोवियत यूनियन के खिलाफ पाकिस्तान ने जहादीज़म को सपोर्ट की थी और उसके नतीजे में जो सिचुएशन पाकिस्तान में पैदा हो गई थी, वो उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन अब पैदा होगी। क्योंकि मेरे नज़दीक, एंड आई एम सॉरी टू से दैट, कि ये जो इस वक्त आपका रजीम है पाकिस्तान में, जो गवर्नमेंट है, ये जो है बिल्कुल एज पे खड़ा है। इनके और तालिबान के दरमियान जो फ़र्क है ना, वो बहुत बारीक है। बस इतना एक फ़र्क है कि ये दाढ़ियाँ नहीं रखते और पगड़ियाँ नहीं पहनते। ये मैं आपको बता दूं, ये जो लोग इस वक्त पाकिस्तान को जो है वो लीड कर रहे हैं, इसमें मिनिस्टर्स भी हैं, प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं, इनकी सोचें वही हैं, इनके ख्यालात वही हैं, और इनकी ख्वाहिशात वही हैं कि हम इन मुल्कों में हर चीज़ को सलब करके, आज़ादियाँ, सिविल लिबर्टीज़, औरतों के हुकूक, फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेसी, हर चीज़ को ज़बा करके तो हम अपनी मर्ज़ी का एक फाशिस्ट किस्म का निज़ाम यहाँ पे मसल्लत करें, जिसका नाम हम इस्लाम रखें। और यही ख्वाहिश जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर भी है। तो तालिबान ऑलरेडी जो है वहाँ पे मौजूद हैं। अब देखना ये है कि इन्होंने दाढ़ियाँ बढ़ानी है और पगें पहननी है, या कोई पगड़ियाँ पहनने वाला और दाढ़ी बढ़ाने वाला इनकी जगह लेगा। बस मुझे अब इतना डिफरेंस नज़र आता है पाकिस्तानी सोसाइटी में और अफ़गानी सोसाइटी में। बहुत आखिर में इस नुक्ते को भी ज़रा टच कीजिए कि अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान के हवाले से अपने शकूक व शुबहात का इजहार टोनी ब्लिंकन की हालिया एक ब्रीफिंग में किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हवाले से वो चाहेंगे कि पाकिस्तान वाज़े करे कि उन्होंने तालिबान का कितना साथ दिया है और कितना और देंगे। तो इस तरह की बातों को पाकिस्तान के लिए माली मुश्किलात या बैनुल-अक़वामी दबाव के ज़िम्न में मुश्किलात के सिलसिला में आप कैसे देखते हैं? देखें जी, इसमें क्लियरली एक बात तो बड़ी वाज़ेह है अमरीकी राय आमा में कि पाकिस्तान ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है अफ़गान जंग में ड्यूरिंग लास्ट जो भी कपल ऑफ डेकेड्स। उसमें बार बार इज़हार हुआ, जैसे कि ट्रंप ने ब्लंटली इसको सामने रखा था कि इन्होंने हमारे पैसे खाए और हमें धोखा दिया। अब ये एक टॉक ऑफ द टाउन है, आम लोग भी यही बात कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो रायामा का प्रेशर है उसके नतीजे में अब अमरीकी भी, जो वहाँ की एलीट है, वो भी इस नतीजे पे पहुँच गई है कि हमें पाकिस्तान के बारे में भी किसी वाज़े किस्म का मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से वो वहाँ से निकले हैं, वो ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को इस तरह का दबाव में लाके तो ये मैस जो है इसको मैनेज करें, और वो पाकिस्तान को एक मौका दे रहे हैं कि अगर वो उनकी ये मैस जो है उसको मैनेज करने में उनके साथ खड़ा हो जाता है तो मुमकिन है कहेंगे जी ताल्लुकात भी ठीक हैं, जो कुछ हो सकता है करेंगे। अगर नहीं होते तो फिर पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान के लिए भी इतना आसान नहीं है कि वो कोई फ्रीली डिसाइड करें। पहली बात यह है कि पाकिस्तान में डिसीजन मेकिंग का इस वक्त जिन लोगों के हाथ में इख्तियार है वो बहुत ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात और अपनी जो वो सेल्फ प्रोजेक्टेड किस्म का इमेज है, उनका सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है, उसका शिकार हैं। कुछ इस तरह के वाक़यात की वजह से जैसे अफ़गानिस्तान में हुआ, तो मुमकिन है उनके साथ डील करना उनके लिए इतना आसान ना हो, जो कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई किसी पॉजिटिव नोट पे जाके ख़त्म होगा अमरीकी वर्सेस पाकिस्तान जो इस वक्त एक्सचेंज हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बशान साहब,
आपने अपने ख्यालात का इजहार थर्ड ओपिनियन में किया और बातचीत आपके साथ होती रहेगी। व्यूअर्स, आपने बातचीत सुनी बैरिस्टर हामिद बशानी साहब की। उन्होंने खुलकर इस बात का जायज़ा लिया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अफ़गानिस्तान से कश्मीर तक के मामलात को जिस तरह जोड़ना चाह रही है, उसका असर ख़ुद पाकिस्तान के हालात व वाक़यात पर अच्छा नहीं पड़ेगा। बैरिस्टर हामिद बशानी और मेरे साथ थर्ड ओपिनियन का तबसरा देखने का बहुत शुक्रिया। आप YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी YouTube के चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या पेपॉल के ज़रिए या पैट्रियन के ज़रिए हमें पैट्रोनाइज़ कर सकते हैं। आज का तजिया मेरे साथ और बैरिस्टर हामिद बशानी साहब के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.